नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइनोपिक में। आज मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म के एक अनोखे शाखा के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है प्योर लैंड बुद्धिज़्म, यानी कि शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म। प्योर लैंड बुद्धिज़्म ये महायान शाखा के अंतर्गत आने वाली एक शाखा है। वैसे जो शुरुआती बौद्ध धर्म था, उसमें किसी आत्मा का कंसेप्ट नहीं था, उसमें पुनर्जन्म का कंसेप्ट नहीं था, उसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था कि आप मरने के बाद फिर किसी अलग जगह पे आपका जन्म होगा, किसी स्वर्ग वगैरह में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इसकी कई शाखाएं निकलती गई और कई सारी रूहानी चीज़ें भी इसमें ऐड होती गई। तो प्योर लैंड बुद्धिज़्म में भी आपको ऐसी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्योर लैंड की शुरुआत दूसरी शताब्दी के आसपास ईस्ट चाइना यानी कि पूर्वी चीन में हुई थी। प्योर लैंड बुद्धिज़्म का मुख्य उद्देश्य शुद्ध भूमि में पुनर्जन्म प्राप्त करना है। ये शाखा मेनली फोकस करता है कि जो इसको मानने वाले लोग हैं, उनका मरने के बाद वापस से शुद्ध भूमि में पुनर्जन्म होगा। अभी शुद्ध भूमि कहाँ है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसकी मान्यता यह है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये लाखों बुद्धों का घर है। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनके अलावा इस ब्रह्मांड में लाखों बुद्ध रहते हैं। उन सभी बुद्धों को ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो निवास करना ही था, इसीलिए उनका जो वातावरण है वह उन्हीं के हिसाब से शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए इस ब्रह्मांड में कई बुद्ध भूमियाँ हैं, उनकी शुद्धता यानी प्योरिटी के हिसाब से। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस शाखा का नाम शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म यानी प्योर लैंड बुद्धिज़्म क्यों पड़ा। हमें इसको अच्छे से समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी। तो आइए समझते हैं। इसकी शुरुआत धर्मकारा नामक बौद्ध भिक्खु ने किया था। तो धर्मकारा नाम के बौद्ध भिक्खु एक दिन बुद्ध बनने की संकल्पना लेते हैं और बहुत ही अध्ययन और विचार विमर्श करने के बाद ये 48 प्रतिज्ञा लेते हैं। तो ये जो 48 प्रतिज्ञा लेते हैं, इसमें ये बताया गया है कि ये किस प्रकार के बुद्ध बनेंगे और मरने के बाद ये जिस शुद्ध भूमि में जाएंगे वो शुद्ध भूमि कैसी होगी। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें मरने के बाद आप किसी एक शुद्ध भूमि में आपका पुनर्जन्म होता है। इनमें से जो ज़्यादातर प्रतिज्ञाएं हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इससे अच्छी तरीके से परिचित होंगे, जैसे कि वो काफ़ी शक्तिशाली होंगे, काफ़ी बुद्धिमान होंगे और बहुत दयालु होंगे। बौद्ध भिक्खु धर्मकारा ने बताया था कि जब इनकी मृत्यु होगी तो ये जब अपने शुद्ध भूमि में जाएंगे तो उनकी शुद्ध भूमि कैसी दिखेगी, वो कितनी भव्य होगी। इन्होंने कहा था कि जब मैं बुद्धत्व को प्राप्त कर लूँ तो 10 दिशाओं की भूमि में रहने वाले जो संवेदनशील प्राणी हैं, जो स्वयं को ईमानदारी और खुशी से मुझको सौंप देते हैं और मेरी भूमि में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं और मेरे बारे में 10 बार भी सोचते हैं, वह मेरे अनुयायी हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। बाद में इन्हें अपने लक्ष्य का एहसास हुआ और ये अमिताभा नाम के बुद्ध बन गए। इन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी वो वास्तविकता बन गई। हालांकि इनके विचारों को संदर्भित करने वाला शब्द जो यहाँ पे 10 टाइम्स 10 बार इन्होंने यूज़ किया है, उसको यहाँ पे इन्होंने किस लिए यूज़ किया ये अभी तक पक्का नहीं है, लेकिन कुछ स्क्रिप्चर्स को पढ़ने से ये पता चलता है कि ये यहाँ पे कह रहे थे कि मेरा नाम केवल 10 बार लेना होगा। मतलब कि इनके अनुयायियों को प्रार्थना करते समय इनका नाम 10 बार लेना चाहिए। अमिताभा ने ये भी कहा था, जो लोग 5 गंभीर अपराध करते हैं और धर्म का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें शुद्ध भूमि से दूर रखा जाएगा। 2 बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स ने सामान्य बौद्धों को भी इस शुद्ध भूमि में जन्म लेने की अनुमति दी है। इन्होंने अपने 18वीं प्रतिज्ञा में यह निर्धारित किया है कि जो कोई भी इनका अनुयायी है वो मरने से पहले इन्हें याद करता है तो उनका पुनर्जन्म इनके प्योर लैंड में यानी कि इनकी शुद्ध भूमि में होगा। अमिताभा ने यह भी कहा था कि जो कोई भी मृत्यु के बाद इनके शुद्ध भूमि में पुनर्जन्म लेगा, उसके पास पहले से ही बुद्ध की कई शक्तियां आ चुकी होंगी, जैसे कि दूर से ही देखने और सुनने की क्षमता और किसी को भी अपने बातों से प्रभावित कर लेने की क्षमता। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी। प्योर लैंड बुद्धिज़्म के पहले लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अध्ययन और अभ्यास के कठिन मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था, जो कि अधिकांश लोगों के पहुंच से बाहर था। लेकिन प्योर लैंड बुद्धिज़्म के आने के बाद सामान्य लोग भी अपनी पीड़ा से मुक्त हो सकते थे और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे। बौद्ध धर्म के इस शाखा की शुरुआत पूर्वी चाइना में हुई थी, लेकिन ये बाद में अन्य पूर्वी एशियाई देशों में फैल गया, जैसे कि कोरिया, जापान, वियतनाम, और वहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन गया। पूर्वी एशिया में आपको इसको मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये परंपरा व्यापक रूप से प्रचलित है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।